साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों एक यक्ष प्रश्न निकल के आ रहा है कि क्या 80 वर्ष के बाद विश्व क्या फिर तीसरे युद्ध की तरफ पहुंच गया है? और अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया है कि मेरा धैर्य अब समाप्त हो रहा है। कुछ ऐसे जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या इससे एक अंदेशा लग सकता है कि विश्व तीसरे युद्ध के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है? क्या है इसकी रूपरेखा और क्या है दशा दिशा, आज इसी पर हमारी आपकी चर्चा होगी। आइए देखिए, आज के समाचार पत्रों में अगर देखें तो साफ साफ लिखा है ये कि इजराइल ईरान संघर्ष में कूदा अमेरिका, ट्रंप बोले ईरान के पूरे आसमान पर हमारा कब्जा, बिना शर्त सरेंडर करे ईरान। तो इस तरीके से सीधे जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। अगर आप देखें तो बिना शर्त सरेंडर करे खामेनेई, हमें पता है वे कहां छुपे हैं लेकिन मारना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट आ रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, और जब से राष्ट्रपति बने इनके जो भी निर्णय है वो चौंकाने वाले रहे, चाहे वो टैरिफ का मुद्दा हो और चाहे इस मुद्दे पर इनका हस्तक्षेप रहा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि G7 की मीटिंग से इन्होंने बीच मीटिंग को छोड़ दिया और मीटिंग करने पहुंच गए वाशिंगटन। तो इससे लगता है कि मामला निश्चित रूप से बहुत संगीन है। और साथ ही साथ इन्होंने वेस्ट एशिया में अपने विमान भी खड़े कर दिए। तो ये दिख रहा है कि मामला कुछ आगे अभी और जा सकता है। अब प्रश्न है कि ईरान इसको किस रूप में लेता है। तो जैसा कि अगर हम यहां पे देखें और इसी के साथ साथ अगर देखें तो विभिन्न कंट्री, उसमें भारत भी शामिल है, भारत है, रसिया है, चाइना है, आपका यूएई के सारे मतलब यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी है, स्पेन है, फ्रांस है, इन सब ने अपने सारे नागरिक बुलाना शुरू कर दिया है। देखिए यहां पर इंडियन विद ओन व्हीकल्स टोल्ड टू लीव ईरान कैपिटल्स, यानी 10,000 भारतीय नागरिक हैं ईरान में और भारत सरकार ने ऑपरेशन चला दिया है वहां से निकालने का। इससे क्या दिख रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? जिसमें 6,000 वहां पर स्टूडेंट हैं और जो विशेष करके उसमें मेडिकल की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में भारत अपने नागरिकों को आर्मेनिया के रास्ते से बाहर निकाल रहा है। इस तरीके से सारे कंट्री ईरान से अपने लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। और कल रात में तो तेहरान की सड़कों पर जाम लग गया वहां से भागने के लिए। ये सारे संकेत क्या दिखाते हैं? क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? आइए जरा समझते हैं इस चीज को। जरा देखिए यहां पर, यहां अगर हम देखें तो सिचुएशन क्या है, कहां पर कौन क्या है, चाहे इसको समझते हैं। देखिए यहां पर आपका ये अगर आप देखें तो ये है आपका ईरान, ये है आपका ईरान, ये तेहरान आप देख रहे हैं, और ये है आपका इजराइल। अब मुद्दा क्या है जरा समझिए यहां पर, कारण क्या है? कारण है आपका ईरान का न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने की तरफ अग्रसर होना। ये सबसे बड़ा कारण है। आज 53 मुस्लिम कंट्री में सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो परमाणु संपन्न देश है, लेकिन ईरान भी उस दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा लिया था। और ये जो है इजराइल के लिए एक कह सकते हैं एक संकट। इजराइल का कहना है कि ना केवल हमारे लिए संकट है वरन पूरे विश्व के लिए संकट है ये। और उन्होंने यहां तक स्टेटमेंट दे दिया कि ये ईरान के लिए भी संकट है। अब आप सरकार बदल दीजिए अपना, आप खामेनेई को बदल दीजिए। मतलब ये कहीं ना कहीं एक माइंड गेम इजराइल की तरफ से चलाया गया। और यह चाहता है कि ईरान किसी भी स्तर पर जो है ये परमाणु संपन्न देश ना बने। और यही सेम सोच आपकी अमेरिका की भी है। अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने। यही भारत भी चाहता है, क्योंकि भारत इजराइल का समर्थन करता है और भारत कभी नहीं चाहता है कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां देखिए इजराइल से ईरान की यानी तेहरान की दूरी कितनी है? लगभग 1552 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है आप देखें यहां पर, तो लगातार ये 5 दिन से संघर्ष चल रहा है। 5 दिन से लगातार इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है। और इजराइल का दावा है कि हमने उनके वैज्ञानिक, हमने उनके सैनिक कमांडर, हमने उनको मार दिया है। तो इस तरीके से जिस हिसाब से ये हमला किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है।
लगातार इजराइल निस्त नाबूद करने पर तुला पड़ा है और उसकी तरफ से उसका समर्थन करने वालों में अमेरिका एक बड़ा सपोर्टर खड़ा है खोल करके। जरा यहां से देखिएगा, ये आपका ये ईरान है और यहां पर इजराइल है। अब अगर आप देखें अमेरिका की बात देखें तो अमेरिका से ईरान की अगर आप दूरी देखें तो ये लगभग जाती है लगभग 11,500 किलोमीटर अमेरिका दूर है ईरान से। लेकिन इजराइल का समझ में आता है कि उसके पास में है, 1200-1500 किलोमीटर के पास में है, लेकिन वो तो 11,500 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर क्यों अमेरिका इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट कर रहा है? ये एक भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का हमेशा समर्थन करता रहा है शुरू से ही। अब अमेरिका चाहता है कि यहां पर ईरान एक परमाणु संपन्न देश ना बने, जिससे चूंकि इसके जो आसपास कंट्री हैं यहां पर ये सब अमेरिका सपोर्टर हैं कुछ देश को छोड़ करके। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके सपोर्टर देश को ईरान आंख दिखाए और आगे चल करके भविष्य में और भी समस्या क्रिएट करे। बात जरा समझिए, अब यहां पर जो मुद्दे की बात निकल करके आ रही है, अब प्रश्न उठता है कि रसिया का क्या रोल है? यहां पर रसिया का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है, पाकिस्तान का? क्या ये एक ध्रुव बनता जा रहा है? जरा समझिए, यहां पर एक बहुत मार्के वाली बात यह है कि इजराइल ने उस समय ईरान पर अटैक करना शुरू किया जब इधर आपका रसिया और यूक्रेन आपका युद्ध देखिए तो इस समय ये देखिए आप तो अपने पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है और कोई उसका निर्णय निकल नहीं रहा। तो आज रसिया समर्थन जरूर करता है ईरान का, रसिया जरूर समर्थन करता है ईरान का और ईरान भी समर्थन करता है रसिया का। लेकिन ये जो स्थिति है, ये जो परिस्थिति बनी हुई है इस समय ऐसा नहीं लगता है कि रसिया ईरान का समर्थन खुलकर करेगा या अपने सैनिक या अपने जेट विमान वहां भेजेगा, क्योंकि ऑलरेडी रसिया जो है यूक्रेन से संघर्षरत है और यूक्रेन के पीछे पूरा नाटो है, यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है। तो रसिया कभी ऐसी गलती नहीं करेगा कि ईरान के मुद्दे पर भी अपने आप को फंसा ले। अब रही बात चाइना की, तो चाइना जो है देखिए, चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कह सकते हैं कि वो आर्थिक लाभ ज्यादा देखता है और इसीलिए क्योंकि बहुत आर्थिक लाभ यहां इसको नहीं नजर आ रहा है चाइना को, इसलिए देखिए जो है चाइना की तरफ से भी एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है ईरान के पक्ष में कि जिससे ऐसा लगे कोई एक ध्रुव बन रहा है। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अभी यहां से यह निकल के आ रहा था अभी 2 दिन पहले कि पाकिस्तान ईरान को अपना परमाणु हथियार दे देगा। ऐसी खबर जब आई और जब मीडिया में, तो वहां के मंत्री को आकर के यह कहना पड़ा कि नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा, अरे नहीं हमको गलत बताया जा रहा है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा। वहां के मंत्री साहब आकर के फिर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, हालांकि शुरू में ये वहीं की मीडिया से खबर आई थी। तो ये पाकिस्तान का अपना नेचर है, उनका अपना क्राइटेरिया है। तो शुरू में इन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम परमाणु सहायता देंगे ईरान को, लेकिन जब चारों तरफ से आंख दिखाई गई तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया, अपना बैकफुट पे आ गए। रही बात भारत की, तो भारत देखिए, भारत हमेशा से इजराइल का समर्थन करता है, इजराइल भारत का समर्थन करता है। अब यहां पर भी आपने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे थे G7 समिट में भाग लेने, तो उन्होंने साइप्रस का दौरा किया। आप देखिए यहां पर आपका जो है भूमध्य सागर में यहां साइप्रस कंट्री है। यहां पर देखेंगे तो साइप्रस पे जो नॉर्थ साइप्रस है वहां पर तुर्की का कब्जा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां बॉर्डर पे जाकर के तुर्की को संदेश दे दिया कि आप अपनी हद में रहें, नहीं तो हम भी अपनी हद यहां तक पहुंचा रहे हैं। और अभी साइप्रस ने भारत को जो है प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च सम्मान भी से नवाजा है। तो कहीं ना कहीं भारत ने भी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और यहां तक कि उसने सेना भी भेज दिया था, नौसेना भी आ गई थी टर्की से, यानी तुर्की से पाकिस्तान। तो भारत ने यहां जाकर के, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइप्रस जाकर के और साइप्रस के उस पार्ट में
साइप्रस के उस पार्ट में जहां पर कब्जा किया है तुर्की, दो पार्ट में है साइप्रस, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ का कुछ पार्ट जो है तुर्की कब्जा कर रखा है, उस बाउंड्री तक पहुंच करके यह संदेश दिया वहां पे कि आप अपनी हद में रहें। तो कहीं ना कहीं जो है भारत की तरफ से भी जबकि जा रहे थे वो G7, ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो साइप्रस पर की यात्रा की है। पहले इंदिरा गांधी जी थी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी। तो अब यहां पर भारत ने इस बात को और जो है मजबूती से रखा कि आप अपनी हद में रहें, यानी टर्की भी अभी ईरान के पक्ष में पूरी तरीके से नहीं आया। तो यानी अगर आप देखें जो पूरी कहानी जो बन रही है, पूरी कहानी दिख तो रहा है कि भारत विश्व तीसरे युद्ध के मुहाने पर है, लेकिन ऐसा कोई ध्रुव बनता हुआ दिख नहीं रहा है। हर तरफ से दबाव ईरान पर पड़ रहा है और अमेरिका ने यहां तक कह दिया कि मुझे पता है कि खोमेनी कहां छिपे हैं, मैं उन्हें मार सकता हूं लेकिन अभी मारूंगा नहीं। लेकिन वही इजराइल उस सोच पर, यानी ईरान की सोच पर, सोच क्या, न्यूक्लियर पावरफुल बनने की, उस सोच पर जो है चोट कर दिया है। न केवल उनके नौसैनिक अड्डे हो या उनका एयर स्पेस वाला क्षेत्र हो या उनका न्यूक्लियर प्लांट का हो, वहां तक आक्रमण कर दिया है इजराइल ने। और कहता क्या साइड में, यह भी कहता रहता है वहां की जनता को भी कि आप बदल दीजिए, सत्ता बदल दीजिए। कुछ न्यूज भी निकल के आई कि खोमेनी जो है मक्का भाग गए हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं वहीं अभी हैं। तो इस तरह की जो भी चीजें आ रही हैं, एक पूरा जो है ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा हो कि ईरान के पक्ष में सारे लोग आगे खड़े हो जा रहे हैं। ना तो रसिया खुल के आ रहा है, ना चाइना खुल के आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से आया थोड़ा सा, वो भी बैकफुट चला गया, टर्की भी खुल के नहीं आया पूरी तरीके से। अगर कोई खुल के है तो वो है अमेरिका इजराइल के पक्ष में। और यहां पर अगर आप देखें तो ये जो G7 अभी जो समिट चल रही है, वहां से भी यह संदेश दिया गया कि हम इजराइल के साथ में हैं। तो इस तरीके से ईरान पर एक दबाव पड़ रहा है पूरी तरीके से बैकफुट पे जाने का। और निश्चित रूप से आप ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ईरान बैकफुट पर जाएगा और विश्व तीसरे युद्ध के मुहाने पर भले ही लग रहा है कि खड़ा है, लेकिन जाएगा नहीं। और भगवान करे ऐसा हो भी ना, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध का हश्र हम लोग देख चुके हैं। जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला कर दिया था, तो उसके बाद आज तक उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है, आज तक। तो उस हश्र को मानव ने देखा है। कई लाख लोग मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और सितंबर 1945 के बाद में युद्ध समाप्त हुआ था ये। तो यानी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब अमेरिका ने जापान पर अटैक कर दिया था, परमाणु अटैक, उसके बाद तब बैकफुट पे आया। और कहीं ना कहीं जो तीसरा विश्व युद्ध की बात की जा रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावरफुल बनने की और अग्रसर ईरान पर दबाव डालने को लेकर के ये बना हुआ एक माहौल है। और इसे साफ नजर आता है कि ईरान बैकफुट पर आएगा, क्योंकि जब अगर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर देखें तो वहां पूरा एक मित्र राष्ट्र, एक ध्रुवीय राष्ट्र, पूरा एक गुट बनता चला जा रहा था। जो घटनाएं हुई वन बाय वन करके पूरा एक गुट बन गया था और हर कोई के समर्थन में खड़ा हो गया था। लेकिन यहां ईरान के पक्ष में अभी भी ऐसा कोई देश फ्रंट पे आकर के खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगला विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये सेशन, एक बार कमेंट करके जरूर इत्तला करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।